Hello students, today we are going to study chapter 3 of class 7th Geography NCERT book whose name is Our Changing Earth, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी ज्योग्राफी क्लास 7th का थर्ड चैप्टर स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो जो लिथोस्फीयर होती है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में टूट जाती है जिन्हें हम लिथोस्फीयरिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। और आपको ये जान के आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे कि ये प्लेट चारों तरफ बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, प्रत्येक साल में केवल कुछ मिलीमीटर्स। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो मोल्टन मगमा का अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होता है उसके कारण ये प्लेट्स धीरे धीरे हमारे चारों तरफ मूव करती हैं। मोल्टन मगमा जो अर्थ के अंदर होता है वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करता है, ठीक है, जैसा कि आप नीचे एक्टिविटी में देख सकते हैं। अभी हम लोग नीचे एक्टिविटी में देखेंगे। तो जो मूवमेंट होता है इन्हीं प्लेट्स का, इन्हीं की वजह से जो अर्थ की सरफेस होती है वो बदलती रहती है, ठीक है। और जो अर्थ का मूवमेंट्स होता है वह उस बेसिस के जो अर्थ का जो मूवमेंट्स होता है वह उनके ऊपर लगने वाले फोर्स के बेसिस पर डिवाइड होता है, ठीक है। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो फोर्स पृथ्वी के अंदर लगता है उसे हम एंडोजेनिक फोर्सेज कहते हैं। और जो फोर्स अर्थ की सरफेस के ऊपर काम करते हैं उन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेज कहते हैं। जैसे कि आप लोग इस 3.1 फिगर में देख सकते हैं कि अर्थ का मूवमेंट्स टू टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट एंडोजेनिक एंड नंबर 2 एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक ऑल्सो डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, सडन फोर्सेज एंड डाइएस्ट्रोफिक फोर्सेज। सडन फोर्सेज डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, earthquake, volcano, landslides, and diastrophic forces depends on only one factor, building, mountains. Exogenic forces depend on erosional and depositional. These are depends on 4 factors, number 1 river, wind, sea waves and glaciers. तो जो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं कभी कभार कुछ मूवमेंट्स को, अचानक से होने वाले मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, जो इनका मूवमेंट्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। सडन मूवमेंट्स, अचानक से होने वाले जो मूवमेंट्स होते हैं वो अर्थक्वेक्स हो सकता है आपका, ठीक है, ठीक है। और जो वॉल्केनोज होते हैं वह बहुत ज़्यादा पृथ्वी की सतह पर होने वाले मास डिस्ट्रैक्शन, विनाश का कारण भी हो सकते हैं। अब वॉल्केनो क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि एक वॉल्केनो is a vent opening in the earth crust through which molten magma material erupts suddenly. तो वॉल्केनो एक ऐसा अर्थ क्रस्ट पे खुला हुआ, ओपन हुआ छिद्र होता है जिससे जो मोल्टन मटेरियल्स होते हैं, मीन्स पिघला हुआ जो आपका पदार्थ होता है वह निकलते हैं। जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं, एक वॉल्केनो का फिगर है। सबसे नीचे हमारी मेंटल है, उसके ऊपर क्रस्ट, बीच में सेंटर में मगमा चैम्बर है, फिर उसके ऊपर आप देख सकते हैं लावा है, ठीक है, ये लावा है, वेंट है, क्रेटर है, गैसेज एंड एसेज है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं 2 टाइप के फोर्सेज होते हैं, इंडो एंड एक्सो। इंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड, प्लस जेनिक, ऑरिजिन पर लगने वाले जो फोर्स वो मिलकर बनाते हैं एंडोजेनिक, और जो एक्सो होते हैं वो जेनिक के साथ मिलकर बन जाते हैं एक्सोजेनिक। तो सिमिलरली अगर हम बात करें, जब लिथोस्फीयरिक जब प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थ का जो सरफेस होता है वो वाइब्रेट्स करता है, और जो ये वाइब्रेशन होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ होता है। इन्हीं वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक्स भी कहते हैं। अर्थक्वेक्स को हम हिंदी में भूकंप कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट का वह स्थान जहाँ पर मूवमेंट होना शुरू होता है उसे हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। और सरफेस का वो स्थान फोकस के ऊपर का उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। मीन्स फोकस के ऊपर का जो सरफेस होता है और सरफेस का जो स्थान होता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं।
और जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बाहर की तरफ ट्रेवल करते हैं एपी सेंटर से, किसकी फॉर्म में, तरंगों की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। तो ज़्यादातर जो ग्रेटेस्ट डैमेज होता है वो ज़्यादातर एपी सेंटर के पास में होता है। और उसके बाद जो अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ होती है वो सेंटर से जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे डिक्रीज, कम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद इसमें एक ये फिगर भी दे रखा है कि आप देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट है वो फोकस है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा ये पॉइंट है वो तो है फोकस, इसके ऊपर प्लेट बाउंड्री, एपिसेंटर, ठीक है, सेस्मिक वेव रेडिएट होती हैं इन ऑल डायरेक्शन में। तो ये ओरिजिन की जो अर्थक्वेक की जो एक ओरिजिन है वो ऐसे स्टार्ट होती है, आप फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें तो जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो प्रिडिक्टेड नहीं होते हैं, मतलब पहले से ही कोई नहीं बता सकता है कि भूकंप आने वाला है। द इम्पैक्ट और इसका जो प्रभाव होता है वो ज़्यादातर कम हो जाता है यदि हम पहले से ही खाली हाथ रहे। मैं सिंपल सी बात है, अर्थक्वेक्स सडन मूवमेंट होने वाले हैं, सडन मूवमेंट होने वाला एक मूवमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट पे होता है, जिससे हमारा अर्थक्वेक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा सम कॉमन जो अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स होते हैं वो ज़्यादातर लोकल जो पीपल होते हैं वो ज़्यादातर एनिमल के बिहेवियर को देख के बता देते हैं, क्योंकि इसका आवाज़ सबसे पहले एनिमल्स को हो जाता है, या फिर जो मछलियाँ होती हैं तालाब में वो सबसे पहले इसका आभास करके थोड़ा सा लोगों को बता देती हैं, जो लोग होते हैं, या फिर जो स्नेक्स होते हैं सरफेस पर, इन लोगों को सबसे पहले भूकंप आने का, वाइब्रेशन होने का ये लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, और इनके बिहेवियर से जो लोग होते हैं वहाँ के लोकल पीपल वो इसका पता करके इसकी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक को जो मेजर किया जाता है जिस मशीन से, उस मशीन को हम सीस्मोग्राफ कहते हैं। और जो अर्थक्वेक का जो मेजर जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम राइस्टर स्केल में मेजर करते हैं। और एक अर्थक्वेक 2.0 से कम भी हो सकता है, ठीक है, 2.0 से कम का भी हम महसूस कर सकते हैं, थोड़ा लिटिल, ठीक है। और अगर एक अर्थक्वेक 5.0 से ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा विनाश का कारण होगा, जिसमें चीज़ें भी गिरेंगी। और 6.0 से अगर हायर मैग्नीट्यूड का है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होगा। और 7.0 भी क्लासीफाई किया गया है, जिसे और ज़्यादा और भयंकर अर्थक्वेक माना गया है। तो अर्थक्वेक आने के लिए हमारे लिए सेफ स्पॉट कौन से हैं, तो जहाँ किचन काउंटर है हम उसके नीचे भी बैठ सकते हैं, या कोई टेबल हो या डेस्क हो, ठीक है, उसके नीचे हम लोग बैठ सकते हैं, या फिर कोई कॉर्नर हो या कोई दीवार हो उसकी अपोजिट साइड, उसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हो सकते हैं। और इससे बचने के लिए हमें किन प्लेसेस से दूर होना चाहिए, फायर प्लेसेस से, आग लगने वाले जहाँ स्थान हो वहाँ से हमें दूर होना चाहिए जहाँ आग का वर्क होता हो। चिमनीज के एरिया अराउंड जो एरिया होती है उससे हमें दूर रहना चाहिए। विंडो या फिर जो मिरर्स हैं, पिक्चर्स फ्रेम्स हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब ये वाइब्रेशन होता है तो उन्हें नीचे गिरने की इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और इसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, तो इसके लिए हमें अपने जो फ्रेंड्स हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उन्हें इनके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो लोग भी इससे बच सकें। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो जो लैंडस्केप होता है वो 2 प्रोसेस में होता है, एक तो होती है हमारी वेदरिंग और दूसरी होती है इरोशन। तो इसमें हम वेदरिंग और इरोशन के बारे में जानेंगे। तो वेदरिंग क्या होती है कि अर्थ सरफेस पर जब रॉक्स ब्रेक करते हैं उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। और इरोशन की अगर हम बात करें तो इरोशन क्या होता है, जो लैंडस्केप होता है, जो अर्थ सरफेस पर होने वाले डिफरेंट एजेंट जैसे कि वाटर, विंड, आइस के द्वारा जो होने वाली जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जो प्रोसेस होती है उसे हम इरोशन कहते हैं। और जो इरोडेड मटेरियल होता है वो या तो वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है या हवा के द्वारा हो जाता है एक्सेक्टली, और एक जगह से दूसरी जगह जाके वो क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है इरोशन की और डिपोजिशन की वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करती है अर्थ के सरफेस पर। एक रिवर हमारी इसमें कैसे लैंडफॉर्म्स में काम करती है, वर्क करती है, उसके बारे में हम जानेंगे।
तो रिवर का जो रनिंग वाटर होता है, नदी का जो बहता हुआ पानी होता है, वो बहुत सारे लैंडस्केप को इरोड करता है। जब कोई रिवर किसी एक स्टीप एंगल से किसी हार्ड सरफेस के ऊपर गिरती है या फिर किसी एक ऊंची वैली से नीचे की तरफ गिरती है तो वो वाटरफॉल क्रिएट करती है। आप लोग देख सकते हैं फिगर में कि ऊपर से जो नदी का पानी एक साथ नीचे जो गिरता है तो वो एक क्या बनाता है, वाटरफॉल बनाता है, जिसे हम झरना कहते हैं। अब हम लोग अगर मेंडर्स की बात करें तो जैसे रिवर प्लेन में इंटर करती है तो उसके बाद ये ट्विस्ट होती है और बड़े बड़े लार्ज बैंड्स में फॉर्म करती है, उसे हम मेंडर्स कहते हैं। तो ड्यू और इन्हीं का जो कंटिन्यूस जो एरोशन होता है, जो डिपोजिशन होता है, वो मेंडर की साइड्स पे होता है और जो मेंडर के लूप के जो एंड होते हैं वो धीरे धीरे पास उसके आते रहते हैं। तो इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ऑक्सबो लेक्स है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर हम थोड़ा सा कट्स ऑफ टाइम को लेकर हम बात करें तो जो मेंडर होता है वो कट ऑफ होता है, जो नदी से जो रिवर्स किसी रिवर से थोड़ा थोड़ा लूप करके कट ऑफ होता है और कट ऑफ लेक्स को क्रिएट करता है। तो उसी लेक को हम ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जो रिवर होती हैं वो अपने बैंक्स यानी कि अपने किनारे से कभी कभार ओवरफ्लो कर जाती हैं, तो इससे क्या होता है हमारी फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फ्लडिंग अगर हम बोलें तो बाढ़ आने की संभावना को बढ़ा देती हैं। मिस जो बाढ़ आने की जो हमारी बोलें तो क्या बोलते हैं कि जो फ्लडिंग करती हैं, जब पानी नदी के ऊपर से निकलने लगता है तो वहाँ बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है और वहाँ बाढ़ आती है और उसका ये कारण बनती हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें आगे, जब कहीं अगर ये फ्लड होता है, जब कहीं बाढ़ आती है तो वहाँ क्या होता है, जो मिट्टी की जो लेयर्स होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं। ठीक है, और उन्हीं मटेरियल को हम सेडिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपने किनारे पर तो ये जो फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्स का, ठीक है, या जो फाइन सॉइल की जो डिपॉजिट लेयर होती हैं किसी फ्लैट फर्टाइल पर, किसी एक समतल उपजाऊ जमीन पर, उसे हम फ्लड प्लेन के नाम से जानते हैं। और जो ये किनारा होता है, जो ये बैंक्स होता है रिवर्स का, उसे हम लीव्स कहते हैं। तो जैसे जैसे रिवर हमारी सी की तरफ बढ़ती है तो जो फ्लोइंग वाटर की जो स्पीड होती है वो कम होती चली जाती है और जो रिवर होती है वो अपनी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में टूटती हुई चली जाती है, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। और जो हमारी रिवर्स होती है कभी कभार तो वो इतनी स्लो हो जाती है कि ये डिपॉजिट होना, जो इसमें जो लोड होता है, जो मटेरियल होता है, जो हम बोले हैं जो सॉइल वगैरह होती है, उसे ये डिपॉजिट करना भी शुरू कर देती है। और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी को हम ट्राइब्यूटरीज के नाम से भी जानते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं वो ये अपने माउथ पर, अपने मुंह की साइड पर ये बनाती हुई चलती हैं। और जो ये कलेक्शन होता है सेडिमेंट्स का इसके माउथ से, रिवर के किसी माउथ के, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको 3.6 फिगर में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ये ब्लू मेन रिवर इंटर करती है उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनती चली जाती हैं डिफरेंट, और बाद में ये क्या बनाती हैं, एक डेल्टा क्रिएट करती हैं। इसके बाद अगर हम लैंड फॉर्म्स में सी वेव्स का वर्क को अगर हम जानेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इरोशन के बारे में हम लोग ऊपर स्टडी कर चुके हैं। तो जो इरोशन होता है या फिर जो सी वेव्स का जो डिपोजिशन होता है वो कोस्टल लैंड फॉर्म्स को बनाने में हेल्प करता है। और जो सी वेव्स होती हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं, मतलब जो सी वेव्स होती हैं वो कंटिन्यूसली रॉक से टकराती रहती हैं और क्रैक्स डेवलप होते हैं। जब पानी का जो बहाव होता है अगर वो पत्थर से टकराएगा तो उस पत्थर के अंदर थोड़े थोड़े से क्रैक प्रोड्यूस होने लगेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्रैक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, और थोड़ा सा बड़ा भी होगा और थोड़ा सा वाइडर भी होता चला जाएगा, मतलब थोड़ा सा चौड़ा भी होता चला जाएगा और वो एक हॉलो केव्स बन जाएगी, मतलब गुफा सी बन जाएगी उस चट्टान के नीचे। तो उसी केव्स को हम सी केव्स के नाम से जानते हैं। और जो उसके अंदर की जो केविटी होती है, जो उसमें होल होता है, वो धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसे हम सी आर्चेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक वर्ड और आया है जिसे हम स्टैक्स बोलते हैं। तो स्टैक्स क्या होता है कि जो इरेशन होता है वो उसकी रूप्स को ब्रेक कर देता है, और मतलब जो सी केविटी के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सी केव्स के बारे में, जो जैसे कोई चट्टान है जब वाटर उससे हिट करता है तो अंदर से क्या होता है कि वो बिल्कुल सी खाली एक केव बन जाती है। और केव बनने के बाद क्या होता है कि जो इरोशन होता है वो उसकी छत को भी हटा देता है।
केवल वहाँ दीवारें बचती हैं और बीच में से पानी क्रॉस होता है, ठीक है। तो जो वही वॉल्स लाइक जो फीचर्स होते हैं, केवल दीवारें जो टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, बीच में से जो पानी निकलता है, उसे हम स्टैक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो स्टीप रॉकी कॉस्ट होता है वो ऑलमोस्ट वर्टिकली सी वाटर से थोड़ा सा वर्टिकली ऊपर की साइड होता है, उसे हम सी क्लिफ्स के नाम से जानते हैं। और जो सी वेव्स होती हैं, जो समुद्र की जो लहरें होती हैं, वो क्या करती हैं, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं अपने सोर्स पर। जब वो अपने सोर्स पर मीन्स जो मिट्टी होती है, जो सी वेव्स एक जगह से लेकर दूसरी जगह भागकर उसे ले जाती हैं और एक जगह जहाँ कलेक्ट करती हैं, उस कलेक्ट होने वाले प्लेस को हम लोग बीचेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने कुछ गोवा बीच का नाम सुना होगा, ठीक है, मेरिन ड्राइव का नाम सुना होगा बॉम्बे में, तो इस तरह के बीच बनते हैं। इसके बाद अगर हम लोग वर्क ऑफ आइस की बात करें तो जो ग्लेशियर्स होते हैं उन्हें हम आइस ऑफ रिवर ऑफ आइस भी कहते हैं, ठीक है। बर्फ़ की नदियाँ भी के नाम से भी ग्लेशियर्स को हम जानते हैं। क्या होता है कि उसमें वाटर नहीं होता, उसमें जो बर्फ़ होती है, जो आइस होती है, वो पहले से ही उसमें जमी हुई होती है, ठीक है। तो जो ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर्स कैसे होते हैं, डीप हॉलो होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें आइस मेल्ट करती है, वे वाटर से भरते चले जाते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर लेक्स माउंटेन में बनाते हैं। और जो मटेरियल कैरिड करते हैं ग्लेशियर, उनमें क्या होता है, रॉक्स बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, सैंड भी होती है और स्लिट भी होती है, जो उसमें पहले से ही डिपॉजिट होती है। और इन्हीं डिपॉजिट्स को हम लोग ग्लेशियल मोरेनीज कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग वर्क ऑफ विंड की बात करें कि मेजर लैंडफॉर्म्स को बनाने में विंड का क्या रोल होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि क्या आप कभी एक डिजर्ट वाले स्थान पर गए हैं, मतलब क्या कभी आप एक रेगिस्तान में घूमने गए हैं। तो अगर आप वहाँ घूमने गए हों तो कुछ सैंड ड्यून्स के जो पिक्चर्स हैं उन्हें कलेक्ट करो। ये आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मशरूम रॉक्स की बात करेंगे। तो मशरूम रॉक्स क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। एक एक्टिव एजेंट होता है एरोशन या डिपोजिट्स का डिजर्ट्स में, वो इज विंड, वो हवा होती है, जिसके कारण से वहाँ एक्टिव एजेंट जो इरोशन और डिपोजिशन का होता है वो क्या होती है, हवा होती है। और डिजर्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ हम क्या देख सकते हैं, वहाँ हम रॉक्स को भी देख सकते हैं। किसकी शेप में, मशरूम की शेप में। जिन रॉक्स को हम मशरूम की शेप में डिजर्ट्स में देखते हैं उन्हें हम कॉमनली कभी कभार मशरूम रॉक्स भी कहते हैं। और जो विंड्स होती है वो लोअर सेक्शन, रॉक्स के लोअर सेक्शन को इरोड करती है, उससे ज़्यादा वो अपर पार्ट को। जैसे कि बात करें, कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो नीचे से नैरोअर बेस होता है, कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनका बेस कैसा होता है, नैरो। और जो ऊपर से टॉप की बात करें तो टॉप के वे होते हैं वाइड। मीन्स ऐसे रॉक्स जिनका बेस कैसा हो, नैरो हो, और टॉप प्लेस कैसा हो, वाइड, चौड़ा हो। तो उसके बाद जो विंड होती है, जो हवा चलती है, वो उसे उठाती है और एक जगह से लेकर बालू की एक जगह से लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। मीन्स ऐसे रॉक्स जो कैसे हों, नीचे से खोखले हों, ठीक है, ऊपर से चौड़े हों, तो हवा की हेल्प से वो क्या करते हैं, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मतलब हवा उन्हें ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जहाँ कहीं ये रुकते हैं, जहाँ कहीं ये हवा से चलने से जहाँ कहीं ये रुकते हैं, तो वहाँ सैंड फॉल्स करती है और ये लो हिल्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। और जिनके जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हीं स्ट्रक्चर को हम सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। मैं आपको इसका 3.9 फिगर में शो करता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, दिस इज द डेजर्ट एंड देयर आर द पिक्चर्स ऑफ द सैंड ड्यून्स, मीन्स दीज आर द नैरोअर फ्रॉम द बेस एंड wider from the top, and these are travel from one place to another through the wind. okay? इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो लुइस का है कि जब ऐसी बालू जो डिपॉजिट होती है बड़ी बड़ी एरियाज में, उन्हें हम लॉइस के नाम से जानते हैं। और ज़्यादातर जो डिपॉजिट होते हैं लॉइस के, वो चाइना में पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में हमने अपना चैप्टर 3 कवर कर लिया है। मुझे लगता है, आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में, आपको जो सारा एक्सप्लेनेशन था इस चैप्टर का वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो जो इसमें 2-4 क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक क्या है, फ्रॉम विच डिवाइस द अर्थक्वेक इज मेजर्ड, नंबर 2, एंड राइट डाउन द क्वेश्चन 3 कि राइट द स्टेप्स थ्रू विच वी सेव फ्रॉम द अर्थक्वेक। आज के लिए केवल यही 3 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोग मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो आने वाली जो अर्ली जो वीडियोज़ हैं इसके बाद की, उनका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आपके मैसेज बॉक्स में मिलता रहेगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स।